हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स ये शब्द बना हुआ है जीन से मिलकर। जीन, जो जीन होती है ये आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन की खोज करी थी जोहानसन ने। आप ये बात याद रखें कि जीन की खोज की थी जोहानसन ने। आनुवंशिकी जो शब्द है ये आनुवंशिकता से बना निकला हुआ है, और आनुवंशिकता का मतलब होता है पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है मेंडल को। मेंडल का नाम आपने सुना होगा। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के निवासी थे। मेंडल पेशे से कोई वैज्ञानिक नहीं थे, किसी चर्च के पादरी थे ये, और इन्होंने चर्च में ही छोटी छोटी क्यारियां बनाकर मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए। मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। मटर भी कई तरह की होती है, उद्यान मटर, जंगली मटर, ये उद्यान मटर है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित अपने जो भी नियम दिए, उन नियमों को उन्होंने ब्रुन शहर में उस वक्त प्रकाशित होने वाली पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रकाशित किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रकाशित करवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त इनके नियमों को किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त लोग डार्विनवाद को पढ़ने में व्यस्त थे। चलिए ठीक है, हम मेंडल के नियमों की चर्चा करने से पहले उनके नियमों में प्रयोग करी गई कुछ शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी। पहला शब्द है कॉन्स्ट्रक्टिंग करैक्टर। विपर्यासी गुण। मेंडल ने मटर के पौधों में जिन जिन लक्षणों का अध्ययन किया था वो सारे लक्षण विपर्यासी गुणों वाले थे। विपर्यासी का मतलब होता है अपोजिट, यानी विपरीत गुणों वाले लक्षण। जो विपर्यासी गुण होते हैं इनको कहा जाता है विपरीत गुणों वाले लक्षण। एग्जाम्पल के लिए पौधे की लंबाई और पौधे का बौनापन एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक ऐसे ही पुष्प का लाल होना या पुष्प का सफ़ेद होना, ये दोनों आपस में विपर्यासी लक्षण हुए। मेंडल ने ऐसे ही कुछ 7 लक्षणों को एकत्रित किया मटर के पौधों के, और उन्हीं लक्षणों का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। अगला शब्द है होमोजाइगस। होमोजाइगस हिंदी में इसको हम कहते हैं समयुग्मनज। समयुग्मनज। सम का अर्थ हुआ समान और युग्मनज का मतलब हुआ जाइगोट, समान जाइगोट, या जीन्स भी कह सकते हैं। समान जाइगोट या समान जीन्स। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल टी का। अब इसमें दोनों जीन्स एक जैसे हैं, कैपिटल टी। तो ये हो गया शुद्ध पौधा, है ना, प्योर पौधा ये होगा, और होमोजाइगस बोला जाएगा, ये समयुग्मनज बोला जाएगा। ठीक ऐसे ही स्मॉल टी
पौधे के बौनेपन के लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए स्मार्टी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी शुद्ध होता है। दोनों जीन्स एक समान है ना, कैपिटल टी सॉरी स्मार्टी दोनों जीन्स एक समान है, तो ये भी होमोजाइगस बोला जाएगा। इसी क्रम में अगला है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस को बोलते हैं विषम युग्मनज। अब आप समझ पा रहे होंगे कि विषम युग्मनज क्या होगा। विषम युग्मनज, यहाँ पे सम मतलब जीन्स एक समान थे, विषम मतलब अब जीन्स एक समान नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, मतलब दोनों जीन्स एक समान नहीं है, तो इसको बोला जाएगा विषम युग्मनज। यानी जब जीन्स के जो पेयर हों वो एक जैसे हों तो उसको होमोजाइगस बोला जाएगा, और यदि जीन्स के पेयर एक समान ना हो तो उसे हेट्रोजाइगस बोला जाएगा। ठीक ऐसे ही प्योर और हाइब्रिड शब्द अगर आनुवंशिकी की दृष्टि से देखें तो थोड़े कठिन लग सकते हैं, परंतु हैं बहुत सरल। प्योर यानी शुद्ध, तो आपको मैंने अभी बता ही दिया कि होमोजाइगस यानी समयुग्मनज, समान जीन्स वाले जो होंगे, पेयर जीन्स के पेयर समान हो तो समयुग्मनज, इन्हीं को बोला जाएगा प्योर यानी शुद्ध। और विषम युग्मनज जिसमें जीन्स के पेयर एक समान ना हो, अलग अलग हों, उनको बोला जाएगा विषम युग्मनज, यानी ये संकर होंगे, इनको बोला जाएगा हाइब्रिड। ठीक है, संकर, इनको बोला जाएगा हाइब्रिड। अगली बात करते हैं हम पृथक्करण की। पृथक्करण इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन या सेग्रीगेशन। आइसोलेशन आइसोलेट से बना हुआ है, और आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, पृथक्करण का मतलब क्या हुआ, अलग करना। ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे हम लक्षणों या जीन्स को अलग करने की बात कर रहे होंगे। मेंडल ने एक नियम पृथक्करण का नियम भी दिया हुआ है, तो हम इसको डीप में वहीं पे समझेंगे। अगला शब्द है फिनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं दर्श रूप, और दर्श का मतलब होता है दिखाई देना, मतलब पौधों के वो लक्षण जो हमें सामने से दिखाई दें उनको कहा जाएगा दर्श रूप। एग्जाम्पल के लिए पौधों का लंबापन या उनका बौनापन, ये हमें स्पष्ट दिखेगा पौधे में, इसे हम कहेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप के बाद एक होता है जीनोटाइप, एक टर्म होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप को हम कहते हैं जीन रूप। जब पौधे को देखकर हम बता सकें कि वो लंबा है या बौना है तो वो उसका दर्श रूप कहा जाएगा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, सीधे सीधे देखकर हम जान गए। लेकिन जीन रूप में क्या होता है, हम उनके जीन्स का पता लगाएंगे। अभी आप ध्यान दें, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, वो बात अलग है कि यह शुद्ध लंबा पौधा है और ये संकर लंबा पौधा है। किंतु अब लंबाई में तो हमें पता चल गया, मतलब इसका जो फिनोटिपिक रूप है वो तो हमें पता चल गया कि ये लंबा पौधा है, दोनों ही लंबे पौधे हैं। किंतु हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध संकर लंबा है? ये जानने के लिए हमें इसके जीन रूप का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो जीन्स का अध्ययन होता है, जीन्स का अध्ययन करके जब हम पौधों के गुणों को बता पाते हैं तो वो उसका जीनोटिपिक फॉर्म कहलाता है। ऐसे ही एक शब्द का प्रयोग किया मेंडल ने, रिकॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं पुनर्संयोजन। आपके मन में बार बार एक सवाल आता होगा कि एक ही माता पिता से संतानें उत्पन्न होती हैं, एक ही माता पिता की दो संतानें एक तरह नहीं होती, यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी एक ही तरह नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? जबकि 50% जीन्स बच्चे को माता से मिलते हैं और 50% जीन्स उसे उसके पिता से मिलते हैं। तो इस तरह से जो बच्चा हुआ
उसे माता और पिता का मिला जुला रूप होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। ना तो वो 100% अपने माता से मैच करता है, ना अपने पिता से, और ना ही अपने पूर्वजों से। वो बच्चा कुछ अलग ही होता है, विशिष्ट होता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो इसकी वजह है पुनर्संयोजन। इसकी वजह क्या है? पुनर्संयोजन। इसके अतिरिक्त क्रॉसिंग ओवर, ये भी एक कारण है। क्रॉसिंग ओवर। अब ये शब्द हम कैसे समझेंगे? मतलब पुनर्संयोजन या फिर क्रॉसिंग ओवर के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्नता दर्शाता है। ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? तो आप यूँ समझिए, अंग्रेजी में भी 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों से एक मोटी सी डिक्शनरी तैयार हो जाती है। अच्छा, 26 ही हैं। ऐसे हमारे अंदर भी जीन्स की संख्या लगभग 35,000 होती है। माता के 35,000 जीन्स और पिता के 35,000 जीन्स। अब जब ये संयोग करेंगे तो लक्षणों के कितने संयोग बन गए? अब आप सोचिए कि लक्षणों के कितने सारे संयोग बन जाएंगे। अब जब लक्षणों के इतने संयोग 26 अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में इतनी मोटी डिक्शनरी तैयार हो सकती है, तो फिर ये जीन्स तो 35,000 की संख्या में है। तो इनसे 35,000 से जो नए संयोजन बनेंगे वो एक अलग बच्चे को ही बनाएंगे, एक विशिष्ट बच्चे को ही बनाएंगे। तो जो पुनर्संयोजन या क्रॉसिंग ओवर है, इसी की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विभिन्नता दर्शाता है। पुनर्संयोजन के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विभिन्नता दर्शाता है। इसी टर्म में एक आता है एलील। तो एलील भी जो हम तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, इस तरह से हेट्रोजाइगस शब्द जो हम पढ़ते हैं, इसी को एलील भी कहा जाता है। मतलब इनका जो तुलनात्मक लक्षण होता है वो एलील या एलीलोमार्फ कहलाता है। एलील शब्द भी आप ध्यान में रखें। ऐसे ही आनुवंशिकी के टर्म में एक शब्द आता है जीनोम। जीनोम। अभी सरकार ने 1988 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की भी स्थापना करी थी। 1988 में HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य था कि मनुष्यों में जीनोम या जो जीन्स होते हैं उनके कितने लक्षण बन सकते हैं उसका पता लगाना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग कैसे होता है, जीन्स के माध्यम से कैसे होता है, इन चीज़ों का पता लगाना ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ध्येय था। जीनोम होता क्या है? किसी भी जाति में पाए जाने वाले जो कुल जीन्स और उनकी संख्या का चित्रीय निरूपण होता है, उसी को जीनोम कहते हैं। किसी भी जाति में पाए जाने वाले कुल जीन्स की संख्या और उसका चित्रीय निरूपण। तो आप ध्यान रखें, किसी भी जाति में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उसका और उसकी संख्या और उसका चित्रीय निरूपण ही जीनोम कहलाता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। ये भी आप याद रखें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन ही मानी जाती है और जीन्स को आनुवंशिक गुणों का अल्फाबेट भी माना गया है। आनुवंशिक गुणों का अल्फाबेट भी माना गया है। थैंक यू।